हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आरपीएससी ड्रीमर। आई होप आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जो नई वैकेंसीज़ जिसके बारे में अभी न्यूज़ चल रही है, जैसे कि एसीएफ एफआरओ की वैकेंसीज़ के बारे में चल रही है। उसके अलावा सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने वाली है और आरएस भी जो है नई वैकेंसी जो है कभी भी देखने को मिल सकती है। तो इन तीनों वैकेंसीज़ को कंपेयर करेंगे और ये बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होगा कि हमको किसकी तैयारी करनी चाहिए, क्या हम तीनों की पैरेलली तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इन्हीं सभी डाउट्स के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे कि आपको कौन से एग्ज़ाम की तैयारी ज़्यादा अच्छे से करनी चाहिए और किन एस्पिरेंट्स के लिए कौन सा एग्ज़ाम जो है सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा। और अगर आप दो की तैयारी एक साथ करना चाहते हैं या तीन की तैयारी एक साथ करना चाहते हैं तो वो सारे डाउट्स भी अपन यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक बार ये जान लेते हैं कि तीनों एग्ज़ाम्स कौन कौन से हैं, कौन से पोर्टफोलियो को डेजिग्नेट करते हैं, इनके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपको आरपीएससी एसीएफ एफआरओ की जो वैकेंसी है, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। ये दोनों जो वैकेंसी है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वैकेंसीज़ हैं जिसको आरपीएससी कंडक्ट करवाता है। ठीक है, ऑफिसर लेवल की पोस्ट हैं ये दोनों। ठीक है, और ये जो पोस्ट है ये बिना वर्दी वाली रहती है और ये जो पोस्ट होती है इसमें आपको वर्दी मिलती है, 3 स्टार वाली वर्दी मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो पहला पेपर होता है, इसके अंदर 4 पेपर्स होते हैं टोटल। जीके जनरल स्टडीज़ का जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है आपका, और फिर जनरल इंग्लिश का पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। फिर 2 ऑप्शनल होते हैं, अलग अलग ऑप्शनल लेने होते हैं आपको। ऑप्शनल 1 जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है और ऑप्शनल 2 200 मार्क्स का होता है। और इसमें भी कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसको आपको लेना होता है या नहीं लेना होता है। ठीक है, मतलब 2 सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जिसको आप नहीं ले सकते हैं एक साथ। ठीक है, आपको एक सब्जेक्ट लेना है फिर दूसरा आप दूसरा वाला ही ले सकते हैं। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन होता है इसके अंदर। तो ये कुल मिला के आपका जो है 600 मार्क्स का पेपर होता है। इसके बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट बनती है जो लगभग 2 to 3 टाइम्स आपके बच्चे जितने भी अपेयर हुए उस पर से वैकेंसीज़ का 2 to 3 टाइम्स यहाँ पे इंटरव्यू कॉल होता है उनको, और उनका फिर 75 मार्क्स का जो है इंटरव्यू होता है और टोटल 675 मार्क्स के अंदर से मेरिट लिस्ट बन के आती है। ठीक है, वहीं पे आरपीएससी जो सब इंस्पेक्टर वाली जो वैकेंसी है ये आपकी पुलिस डिपार्टमेंट जो है आपका वहाँ से आती है ये। और जनरल जीके और जीएस का जो पेपर है वो 200 मार्क्स का होता है और जनरल हिंदी का पेपर होता है 200 मार्क्स का। ठीक है, इसमें इंग्लिश का पेपर यहाँ पे आपके लिए नहीं होता है। टोटल यानी कि 400 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है। ठीक है, इसमें लगभग 20 टाइम्स जो बच्चे हैं उनको बुलाया जाता है, अपियर होते हैं, वो क्वालिफाई होते हैं और उनका एक फिजिकल टेस्ट होता है जो कि 100 मार्क्स का होता है। इसमें भी मिनिमम 50% क्राइटेरिया है कि आपको एटलीस्ट 50% तो लानी है। उसके बाद इन दोनों के बेसिस पे आपका एक इंटरव्यू कॉल होता है। उस इंटरव्यू कॉल में 50 मार्क्स का आपका ये इंटरव्यू होता है। ठीक है, आरपीएससी कंडक्ट करवाती है और उसके बाद एक आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है। ठीक है, लगभग 2 to 3 टाइम्स आसपास 3 टाइम्स के अराउंड जो है आपके बच्चे क्वालिफाई होते हैं और उनकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है और फिर उनको जो है रेस्पेक्टिवली आगे बुलाया जाता है। अब आपका आता है आरपीएससी आरएस, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा है। अब ये क्या है कि आरएस हम एक चीज़ समझते हैं कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में बहुत सारे एग्जाम्स बहुत सारी सर्विसेज होती है। ठीक है, चाहे आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो, चाहे पुलिस सर्विसेज हो, चाहे तहसीलदार सर्विसेज हो, चाहे अकाउंट सर्विसेज हो, चाहे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो, चाहे अलाइड हमारे पास एक्साइज सर्विसेज हो, कोऑपरेटिव सर्विसेज हो, कमर्शियल टैक्सेस की सर्विसेज हो। ठीक है, इस तरीके से मल्टीपल सर्विसेज होती है। लगभग 26 सर्विसेज जो हैं वो आरएस के जो एग्ज़ाम होता है इसके अंदर होती हैं। ठीक है, इसका क्या होता है, प्रीलिम्स होता है सबसे पहले 200 मार्क्स का जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है और इसमें लगभग 15 से 20 गुना आसपास जो बच्चे होते हैं वो क्वालिफाई होते हैं और उनका मेंस लिखने को मिलता है उनको, जिसमें 4 पेपर होते हैं, जीएस 1 2 3 4 200 मार्क्स के, तो टोटल 800 मार्क्स का आपका ये होता है। ये इससे आपकी एक मेरिट लिस्ट बनती है और उनका इंटरव्यू कॉल होता है। लगभग ये 2 गुना के आसपास बच्चे जो है वो क्वालिफाई होते हैं। ठीक है, जितनी भी वैकेंसीज है उनका 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है जैसे कि अभी चल रहे हैं। ठीक है, वो उसके बाद आपकी फाइनल जो है 900 मार्क्स में से मेरिट बनती है और उस मेरिट के बेसिस पे आपको जो है सर्विसेज का अलोकेशन होता है। ये इसका एक ब्रॉड ओवरव्यू था। ठीक है, इसके बारे में अब हम आगे भी देखेंगे कि भाई कौन कौन से जो है सिलेबस में कितनी भिन्नताएं हैं इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले एक्सपेक्टेड वैकेंसीज कितनी रहती है, तो अब ये देखिए आप यहाँ से आपको चीज़ें को समझना है कि 70 to 100 वैकेंसीज़ के अराउंड जो है एसीएफ एफआरओ की आएगी। उसमें भी एसीएफ की कम रहती है, एफआरओ की ज़्यादा रहती है। ठीक है, वहीं पे सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज 500 to 600 आएगी। लास्ट टाइम 800 प्लस वैकेंसीज थी, इस बार थोड़ी सी कमी आएगी उसके अंदर, 500 to 600 वैकेंसीज़ के अराउंड हो सकती है। और देखिए ये बढ़ भी सकती है, इसमें कोई गारंटी नहीं है। ये मैं सिर्फ एक एक्सपेक्टेड फिगर्स बता रहा हूँ, हो सकता है 1000 भी हो जाए, ये डिपेंड करता है सरकार के ऊपर। लेकिन मेरा काम है आपको इतना बताना है कि अभी एक्सपेक्टेड कितना है।
ठीक है। आरएस की वैकेंसी 600 to 700 आएगी, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ वैकेंसीज होती हैं। ग्रेड पे क्या रहता है, तो एसीएफ का ग्रेड पे L14 का रहता है, 5400 का ग्रेड पे रहता है, और एफआरओ का L11 का ग्रेड पे रहता है। इस एसआई की वैकेंसीज में L11 का ग्रेड पे रहता है आपका। और आरएस की जो वैकेंसीज है उसमें वेरी करता है, L10 to L14 के बीच में अलग अलग सर्विसेज है, जिसमें बहुत सारी अलाइड सर्विसेज में L10 होता है। अब आप ये देखिएगा L10 जो है, अब L11 आपके तहसीलदार सर्विसेज का है, आरटीएस का है, ठीक है। वहीं पे L12 जो है वो एक अलाइड सर्विसेज है, ठीक है, माइनॉरिटी अफेयर्स की अलाइड सर्विसेज है, उसका L12 का ग्रेड पे। तो ये वेरी करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन उनकी सर्विस की प्रोफाइल कैसी है। L14 में बहुत सारी आती है सर्विसेज, ठीक है। तो इस तरीके से वेरी करता रहता है। जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर है उसका L10 का ग्रेड पे है, ठीक है। कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर्स का L10 का ग्रेड पे है। एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर्स का L10 का ग्रेड पे है। L11 का ग्रेड पे है कुछ और का, जैसे अब ये देखिए कि तहसीलदार का जो है L11 का ग्रेड पे है, ठीक है। फिर थोड़ी स्टेट सर्विसेज आती है, उनका L12 से स्टार्ट होता है। तो अलग अलग ग्रेड पेज इसके अंदर रहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई ओवरव्यू कि भाई कौन कौन सी वैकेंसी इसके अंदर क्या क्या जो है पेपर का पैटर्न क्या रहता है। अब हम इनके जो है सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन कि जो एसीएफ का जो सिलेबस था ये 2018 में लास्ट वैकेंसी हुई थी। अगर हम इसके जीके के पेपर की बात करें तो इसमें इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर आता है, ठीक है, जिसमें आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है, और ये मॉडर्न हिस्ट्री आपकी यहाँ पे आती है, ठीक है। और फिर राजस्थान की हिस्ट्री है जिसमें आर्कियोलॉजिकल साइट्स कुछ स्पेसिफिक दे रखी है, कुछ डायनेस्टीज़ के बारे में है, कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में है, राजस्थान की संत संप्रदाय है हमारी, ठीक है, समाज के बारे में है, पेंटिंग्स वगैरह ये सब चीज़ें हैं इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री के आर्ट एंड कल्चर के अंदर। अब अगर आप एसआई का पेपर देखोगे, एसआई के पेपर में पूरा का पूरा राजस्थान की हिस्ट्री है, कंप्लीट कवरेज रहती है। यहाँ पर भी देखोगे तो आप ये कंप्लीट कवरेज रहती है, ठीक है। इसमें हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर दोनों आ जाता है। अब आप एक चीज़ देखोगे कि आरएस प्री का जो सिलेबस है ये थोड़ा ब्रॉड है, उससे थोड़ा सा कट शॉर्ट किया गया है एसआई का पेपर, और उससे भी कट शॉर्ट करके आपका क्या किया गया है एसीएफ का पेपर, ठीक है। तो अगर आप आरएस के पेपर की प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपका ये भी तैयार होता है, ये भी तैयार होता है। देखिए मैं अभी स्टार्टिंग स्टेज में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इसकी किसी की तैयारी सबको एक साथ करना है। इंडियन हिस्ट्री की अगर आप बात करोगे तो एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न तीनों हिस्ट्री आती है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न आती है, ठीक है। ऑल दो इसको इतना स्पेसिफिक नहीं बता रखा है, बट थोड़ा बहुत सिमिलर सा ही है दोनों। यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार से इंडियन हिस्ट्री जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न है, एंशिएंट और मिडाइवल यहाँ पे नहीं आती है, ठीक है। आगे चलते हैं अगर हम, तो अब अगला आता है ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी आती है, ठीक है। फिजिकल फीचर्स है, क्लाइमेट है, वेजिटेशन है और इन्वायरमेंट है। फिर राजस्थान की ज्योग्राफी में ये सारे सब्जेक्ट और टॉपिक्स हैं। यहाँ पर जो है वर्ल्ड और इंडिया की ज्योग्राफी और राजस्थान की तीनों की ज्योग्राफी आपको यहाँ पे कवर होती है। सिमिलरली जो है यहाँ पर भी वर्ल्ड की है ज्योग्राफी, इंडिया की है और राजस्थान की ज्योग्राफी है। यानी कि आप ये देखेंगे एसआई और आरएस के अंदर जो है सिलेबस में थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी। फिर एसीएफ के अंदर इंडियन इकोनॉमी है, उसमें कुछ जैसे ये इंडिकेटर्स हैं, पॉपुलेशन है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज़ और फाइनेंशियल इंक्लूजन की कुछ स्कीम्स हैं। कुछ इस प्रकार से एक छोटा सा सिलेबस है। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान के अंदर भी जैसे ये बीआईपी सेज रिको क्या होता है, पावर रिसोर्सेज हो गए, पोवर्टी एम्प्लॉयमेंट की कुछ स्कीम्स वगैरह हो गई, एसडीपी वगैरह, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें इसके अंदर है। लेकिन वहीं पे आप इकोनॉमी का ये वाला पोर्शन देखेंगे तो इंडियन इकोनॉमी में ब्रॉड है, बैंकिंग वगैरह सब कुछ है। यहाँ पर भी सेम ब्रॉड इंडियन इकोनॉमी पूछी गई है आपसे, ठीक है। तो राजस्थान में एसआई और जो आरएस की वैकेंसी है उन दोनों के अंदर इकोनॉमी का सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है, ठीक है। अगर आप इन दोनों की करोगे तो आपकी एसीएफ की ऑटोमेटिकली जो है इकोनॉमी तैयार हो सकती है, ठीक है। वहीं पे हमारे पास ये आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस। यहाँ पे ये पूरा सिलेबस है जो कि एसआई से भी काफ़ी ज़्यादा मेल खाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान के अंदर जो है आपके पब्लिक पॉलिसी, सिटीजन्स चार्टर, ये सब कुछ है, ठीक है। इसमें नॉलेज अबाउट क्राइम्स ऑफ वुमेन एंड यहाँ छोटा मोटा थोड़ा सा चेंज यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। फिर एसीएफ के अंदर जनरल साइंस आ जाती है। यानी कि आप एक चीज़ देखेंगे एसीएफ के अंदर पॉलिटी का कहीं भी कोई भी नामोनिशान नहीं है, पॉलिटी नहीं है एसीएफ के अंदर, जबकि एसआई के अंदर और आरएस के अंदर आपको पॉलिटी भी मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे जनरल साइंस है, टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सिर्फ बायोटेक पूछी गई है, बाकी सारे के सारे बेसिक टॉपिक, टेलीकॉम है, स्पेस है, तो यानी कि थोड़ा बहुत सिलेबस है इसके अंदर। जबकि साइंस एंड टेक यहाँ पे ब्रॉड है, नैनो टेक्नोलॉजी भी है, बायोडाइवर्सिटी, एग्रीकल्चर, सारी चीज़ें हैं। जैसा कि अब ये देखिए दोनों सिलेबस सिमिलर से ही मैच करते हैं, ठीक है। फिर रीजनिंग वाला आ जाता है पोर्शन। यहाँ पे एसीएफ में आपके रीजनिंग भी नहीं है, पॉलिटी भी नहीं है, ठीक है। करंट अफेयर्स, ठीक है, दोनों के अंदर करंट अफेयर्स भी है। यहाँ पे रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी दोनों के अंदर आती है, ठीक है। बेसिक न्यूमरेसी भी है, मेंटल एबिलिटी, तीनों की तीनों चीज़ें इसमें आती है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको जीके जीएस के सिलेबस की अगर हम कंक्लूजन बताऊँ तो एसआई और आरएस का जो सिलेबस है, आरएस प्री का जो सिलेबस है
ये दोनों बहुत हद तक मैच करते हैं, ठीक है। कई सारे जो लगभग 80% के अराउंड जो आपका सिलेबस है SI और RS का वो मैच करता है, और वहीं पे इसी का सबसेट है, लगभग आप मान के चलिए 40% से 50% के अराउंड ही सिलेबस आपका क्या है, ACF का सिलेबस रहेगा RS के सिलेबस का, ठीक है। तो यानी कि एक छोटा सिलेबस है। इसका रीज़न ये है कि ACF के अंदर जो है आपके 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, और उन दोनों ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस जो है वो इतना वास्ट है कि इस वजह से इस सिलेबस को कम किया गया है, ठीक है। दूसरी मैं बात करूं, अगर आपके पास इन दोनों के पेपर्स के अंदर, जैसे ACF के अंदर हिंदी का पेपर नहीं आता है, ठीक है, बट SI और दोनों के अंदर आता है। SI का पेपर जो है ब्रॉड है हिंदी के अंदर, वहीं पे जो ACF है, RS का पेपर है, उसके अंदर थोड़ी सी कट शॉर्ट करी गई है। ये सब्जेक्टिव पैटर्न पे आता है RS वाला, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे आता है। तो ये सिलेबस आप देख सकते हैं, इसमें कुछ कुछ चीज़ें नहीं हैं, जैसे कि तत्सम तद्भव जो है RS में नहीं है, जबकि यहाँ है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। ये 200 मार्क्स का होता है, जबकि RS मेंस के अंदर ये पेपर आता है 120 मार्क्स का, ठीक है, हिंदी वाला। अब इंग्लिश की बात करूँ तो RS के अंदर मेंस के अंदर जो है 80 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पेपर है, जबकि यहाँ पर 100 मार्क्स का पेपर है ACF के अंदर। SI में इंग्लिश का पेपर नहीं होता है, ठीक है। इसमें सेम आर्टिकल, डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशंस आप ये देख सकते हैं, इन दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, बट इसका नेचर ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। ये कॉम्प्रीहेंशन वाला होता है, यानी कि सब्जेक्टिव नेचर का होता है। आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखनी होती है, ठीक है। आपकी इंग्लिश का एप्लीकेशन वाला पार्ट का टेस्ट होता है, यहाँ पे जो है आपका थ्योरेटिकल पार्ट का टेस्ट यहाँ पे होता है। तो ब्रॉडली अगर आप देखा जाए तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैच करती हैं, कुछ कुछ चीज़ें जो मैच नहीं करती हैं। फिर भी GK GS और इंग्लिश के अंदर अगर आप देखेंगे तो ACF का सिलेबस कंपैरेटिवली छोटा है, वहीं पे RS का सिलेबस ब्रॉड है, और SI का जो सिलेबस है वो थोड़ा थोड़ा मैच करता है किसके साथ, RS के साथ। तो कोई बच्चा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कोई बच्चा जो RS की तैयारी कर रहा है वो SI का एग्ज़ाम दे सकता है, वो देने लायक है, ही इज़ कैपेबल ऑफ अटेम्प्टिंग दैट एग्ज़ाम, और वो क्वालिफाई भी कर सकता है। और ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने SI का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, उसके बाद RS में भी सिलेक्शन हो गया है, बिकॉज कि ये दोनों रिजल्ट दोनों जो है एग्ज़ाम्स मैच करते हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम बच्चे हैं जिनका ACF की तैयारी जिन्होंने कर रहे थे और वो किसी दूसरे एग्ज़ाम के अंदर अपीयर होकर क्वालिफाई हो सकते हैं, ठीक है, वो मुश्किल रहता है। जैसे कि मेरा अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मैंने सबसे पहले ACF FRO की तैयारी करी थी जब 2018 की वैकेंसी थी, मेरा इंटरव्यू कॉल था, बट अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा मार्क्स मिले नहीं थे इंटरव्यू के अंदर, तो वो फाइनल सिलेक्शन मेरा हुआ नहीं, ठीक है। तो ये वाली बात है। उसके बाद मैंने RS के अंदर स्विच किया था। बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, बिकॉज कि 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होते हैं आपके बहुत ही टेक्निकल नेचर के होते हैं। साइंस वाले जनरली ये रहते हैं, जैसे इन्वायरमेंट, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तरीके से अलग अलग जो है टॉपिक्स इसके अंदर रहते हैं ऑप्शनल के अंदर। तो इसी वजह से जो है वहाँ पे दिक्कत आपको आती है, ठीक है। तो जो बच्चा ACF की डेडिकेटली तैयारी कर रहा है, ठीक है, उसको ACF की ही करनी चाहिए, बिकॉज कि एक तो यहाँ पे वैकेंसीज़ काफ़ी कम है, ठीक है। और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहेगा कि अगर आप आज तक RS या फिर SI दोनों में से किसी एक वैकेंसी की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, अभी तक आपकी तैयारी उसी मोड में थी, और फिर आप चाहते हैं कि एक ACF की वैकेंसी है तो उसको मैं पैरेलली चला लूँ, तो प्लीज़ ऐसी गलती मत कीजिएगा, ठीक है। एक तो इसका वैकेंसीज़ बहुत कम है, और दूसरी चीज़ ये कि ये जो एग्ज़ाम है बहुत ही टेक्निकल नेचर का है, ठीक है, और इसकी तैयारी के साथ आप फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी दूसरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑप्शनल आपको बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, वही डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उसका एक रीज़न और मैं बता देता हूँ कि लास्ट टाइम जो वैकेंसी हुई थी उसके अंदर बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट सेलेक्ट हुए थे जो किसी न किसी कोचिंग में कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाते थे। जैसे कोई जूलॉजी का प्रोफेसर था, कोई मैकेनिकल का प्रोफेसर था, तो उनका एक सब्जेक्ट तैयार था, उन्होंने एक दूसरा सब्जेक्ट और पिकअप करके उसको प्रिपेयर कर लिया, और इन दोनों के साथ उन्होंने ऑप्शनल को 400 मार्क्स का जो ऑप्शनल था आपका उसको प्रिपेयर कर लिया। GK GS चूँकि छोटा सब्जेक्ट है तो ईजिली हो जाता है, इंग्लिश आपकी प्रिपेयर हो जाती है, तो वो 600 में से अटैम्प्ट कर सकते थे। लेकिन जो बच्चे जिनका ऑप्शनल एक भी तैयार नहीं है, ठीक है, वो कहीं नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, फ्रेशर्स हैं, ठीक है, तो उनको दोनों ऑप्शनल्स को पहले अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, उसकी बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरा एक ऑप्शनल था मैकेनिकल, दूसरा ऑप्शनल था फिजिक्स, दोनों टेक्निकल थे, ठीक है। मैकेनिकल के लिए मेरा इंजीनियरिंग सर्विसेज की जो बुक आती थी मेड ईजी वाली, उसके कम से कम 5 से 7 बार उसका रिवीजन किया था। वैसे ही फिजिक्स के अंदर भी मैंने जो है इसी प्रकार से कुछ बहुत बार रिवीजन किया था, बहुत बार प्रैक्टिस करी थी, ठीक है। ऑल्दो फ़ायदा ज़रूर हुआ था, बट मैं उन लोगों से लीड नहीं ले पाया जो कि ऑलरेडी किसी एक सब्जेक्ट के अंदर जिनका एक्सपीरियंस था, उनको ऑलरेडी उसका इतना नॉलेज था। तो मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप ACF की तैयारी कर रहे हैं डेडिकेटली तो उसी की कीजिएगा, ठीक है, किसी और की तरफ जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप RS और SI की तैयारी कर चुके हैं, स्टार्ट कर चुके हैं, और आपका गोल यही है, ठीक है,
तो फिर इसी पे स्टिक रहिएगा, किसी और सब्जेक्ट की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, ACF की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज कि एक तो वैकेंसीज इसकी 50, 60, 70 तक आएगी और इनकी वैकेंसीज 10 गुना वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाद में आपको रिग्रेट होगा, ठीक है। आप तैयारी कर सकते हैं, ये आपकी पर्सनल चॉइस रहेगी, लेकिन मेरा एक सजेशन ये रहेगा आपको कि कृपया करके इसकी तैयारी, अगर ACF की तैयारी आपने आज तक नहीं करी है, आपका टेक्निकल बैकग्राउंड में इतना साउंड नहीं है, तो कृपया करके आपके पास और ऑप्शंस नहीं है, कोई और एग्ज़ाम्स आप देने लायक नहीं रहेंगे। लेकिन RS और SI के बाद आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, चाहे पटवार हो, वीडियो हो, बहुत सारे एग्ज़ाम्स आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा ओवरऑल कंक्लूजन रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और ये मैंने आपको कंपेयर करके बताया कि कौन कौन से सिलेबस में कितनी सिमिलरिटी है और कितना डिफरेंशिएशन है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, ठीक है, तो वो डाउट जो है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। और इस रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको चाहिए, जैसे अगर आप कई बच्चे ऐसे होंगे जो टेक्निकल्स जैसे ACF FRO की तैयारी कर रहे होंगे, तो अगर उनको GK GS या जनरल इंग्लिश से रिलेटेड, या ऑप्शनल में भी अगर किसी का मैकेनिकल है, ठीक है, अगर ऑप्शनल मैकेनिकल लेना चाह रहा है या फिर वो ऑप्शनल फिजिक्स लेना चाह रहा है, तो आप मेरे को बता सकते हैं। जैसे मेरा फिजिक्स के अंदर जो है 200 में से 163 स्कोर था लास्ट टाइम, और मैकेनिकल के अंदर भी 200 में से 140 प्लस के अराउंड था, 140 1 पॉइंट कुछ था स्कोर। तो ये दोनों मेरा स्कोर था उसके अंदर। तो अगर इन दोनों के अंदर भी आपको कोई भी डाउट है मैकेनिकल के अंदर, या फिर आपकी फिजिक्स से रिलेटेड कुछ भी पूछना है आपको, तो आप मुझे बता सकते हैं। बुक लिस्ट वगैरह कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, वो सब भी चीज़ें मैं आपको शेयर कर लूँगा इन द अपकमिंग लेक्चर्स। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। बट अगर आप RS की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार आप SI का अटैम्प्ट दे सकते हैं, ठीक है। सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि अगर आपने सीरियसली RS की तैयारी करी है तो आपका SI में भी होना तय है, ठीक है। अच्छे चांसेस, फेयर चांसेस बनते हैं, ठीक है। लेकिन ACF की तैयारी से आपको SI और RS के अंदर किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये मेरा एक एनालिसिस था जिसको मैंने आपको बताया, ठीक है, क्योंकि मैंने ये तीनों एग्ज़ाम्स दे रखे हैं, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ACF FRO के लिए तो मैं इंटरव्यू कॉल तक गया था, ठीक है। तो यही चीज़ें थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। इसके अलावा भी कोई भी डाउट रहते हैं तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल, कमेंट सेक्शन यहाँ पे बता सकते हैं। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।